हेलो एंड वेलकम। मैं हूं दीपक डेविड और आप देख रहे हैं स्कूल इंग्लिश विद दीपक डेविड। ये स्कूल इंग्लिश विद दीपक डेविड का पहला वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अ लेटर टू गॉड, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आप इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि चैप्टर का जो एसेंस होता है वो उनमें होता है। इस चैप्टर में है दो कीवर्ड्स, निक्सी और सोलेशियम। निक्सी वो लेटर होता है जो कि अनडिलीवरेबल होता है पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि एड्रेस सही नहीं लिखा है। जैसे लेंचो ने गॉड लिखा था एड्रेस में, तो ये एक निक्सी था। ये वर्ड निक्सी आपको dictionary.com की वेबसाइट पे मिलेगा और किसी डिक्शनरी ने इसको ऐड नहीं किया है। सेकेंड वर्ड है सोलेशियम। सोलेशियम का मीनिंग होता है मनी गिवन फॉर सॉलेस, जिसको हम हिंदी में मुआवजा कहते हैं। ये एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश का। लेंचो ने मुआवजे के लिए गॉड को लेटर लिखा था। फिर आप सीखेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स। ये ऑल टुगेदर 18 वर्ड्स हैं, तो 18 + 2 20। ये सारे वर्ड्स आप सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे एटोमोलॉजी। आप देख सकते हैं ये लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, तो इसका जो वर्ड की वर्ड है प्रेडिक्ट, इसके जो एटिमा है प्री, जिसका मतलब होता है बिफोर, और डिचेरे एक लैटिन वर्ब है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है टू से। और ये कुछ इंग्लिश वर्ड्स आप सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे स्पेलिंग, ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्पेलिंग इस चैप्टर में। आप सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन कि जिसको हम ब्रो बोलते हैं वो एक्चुअली ब्राउ है, पहला। दूसरा आप सीखेंगे ये वर्ड है वंस कॉन्शियस, तो लिखते हैं साइंस की तरह है लेकिन बोलते हैं कॉन्शियस है। ये लेक्सिकल शिफ्ट है, तो ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे पंक्चुएशन। ये सेंटेंस है जो लेंचो ने बोला था, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm of 3 डॉट्स है। इसको हम एलिप्सिस कहते हैं। आप ये भी चैप्टर में सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे स्टाइल वो तरीका होता है जिससे हम भाषा को लिखते हैं, कि यहाँ पे उसको आप स्पेल आउट करें TEN 10, या आपको डिजिट या नंबर में लिखें 10। तो ये आप सीखेंगे। इसके लिए मैंने रेफरेंस बुक यूज की है, द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल 18th एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। और अब सीखेंगे ग्रामर। ये मैंने रेफरेंस बुक यूज की है, द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी राइटर्स गाइड टू स्टाइल एंड यूसेज। अब देखिए जो स्टार्टिंग सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है चैप्टर का, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली इज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, उसके बाद ये M- है और दूसरा M- ये है। M- हाइफन से बड़े होते हैं। M- वो डैशेस होते हैं जिनका जगह अगर आप इंग्लिश का लेटर M लिखेंगे तो जितना स्पेस M लिखने में टाइपराइटर पहले यूज करता था या अभी हमारा कंप्यूटर यूज करेगा, वो स्पेस M- का होता है। दूसरे डैशेस होते हैं N-। सो M और N- आप सीखेंगे। और आप सीखेंगे हाइफन, जो कि चैप्टर में आपको मिलेगा। अगर आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किसी भी और वीडियो में नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप डिटेल में इस चैप्टर को समझ सकें। ये मेन रीजन है आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे। आप मेरे वीडियोस क्यों देखेंगे, जबकि यूट्यूब पे चैप्टर लेटर टू गॉड के ऑलमोस्ट 200+ वीडियोस हैं और मैंने तकरीबन सब वीडियोस को देखा है और मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें जो और वीडियोस में नहीं है अपने इस वीडियो में ऐड करूं। तो आप मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, उसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ये मेरे कुछ टेस्ट कोर्स है। इतना डिटेल में इंग्लिश के लेसन्स पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरी आगे लाइफ में मदद करेगा। और इसके हिसाब से मेरा लेवल एडवांस्ड है, जिसको 90 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस्ड लिखा हुआ है। इसको परसेंटेज में नहीं दिया, लेकिन ये एडवांस्ड का मतलब कि ये मेरा प्रोफिशिएंसी लेवल है। ये कुछ और टेस्ट स्कोर्स हैं, आप देख सकते हैं। इस इंग्लिश टेस्ट में मेरा स्कोर है 95, जो कि प्रोफिशिएंट यूजर है, और इसमें C2 है। अगर आप ऐसे शख्स से सीखेंगे जिसके खुद के ऐसे टेस्ट स्कोर्स हैं तो आपको लैंग्वेज सीखने में मदद मिलेगी। ये चैप्टर लेटर टू गॉड ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस ने लिखा था। ये एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट थे और इन्होंने मेक्सिको के रेवोल्यूशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। ये कंट्री है मेक्सिको, ये कि US के सदर्न पार्ट में है। ये है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अ लेटर टू गॉड का। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये लाइन से ऊपर टेक्स्ट है वो मैंने NCERT से लिया है, और लाइन के नीचे का जितना भी पोर्शन है वो सब एक्स्ट्रा है, एक्सप्लेनेशन के लिए है, ताकि आप ये समझ सकें। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है और ये इसका एक्सप्लेनेशन। आप देखिए एक लाइन और इसका एक्सप्लेनेशन इतना लंबा है, क्योंकि किसी और वीडियो में आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, किसी भी और वीडियो में ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो ये घर के बारे में है। ये घर लेंचो का घर है। लेंचो क्योंकि एक फार्मर था। क्रेस्ट ब्लू से लिखा है, तो ब्लू से जो भी लिखा होगा वो बुक के वर्ड्स होंगे और वो ऐसे का ऐसे ही मैंने लिखा है। क्रेस्ट का मीनिंग है
टॉप ऑफ अ लो हिल। ये आपकी एनसीईआरटी में ये मीनिंग दिया हुआ है। सेकंड, आप देखिए कि ये रेड में सजेस्टेड वर्ड्स है एक्स्ट्रा वोकैबुलरी के लिए। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है क्रॉफ्ट, विच मीन्स स्मॉल enclosed field usually adjoining a house। अब देखिए उस तरीके की सिचुएशन है, वहां पे एक अकेला घर था, यहाँ पे ये पूरा खेत है, तो इसको क्रॉफ्ट कहते हैं। वहां पे वो क्रेस्ट है जो कि टॉप में है, लेकिन ये वर्ड क्रॉफ्ट है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल इनक्लोज्ड फील्ड यूजुअली एडजॉइनिंग अ हाउस। तो ये घर है और इसके चारों तरफ एक ये फील्ड है या खेत है। आप गांव में जाइए, किसी भी गांव में, चाहे हमारे देश इंडिया में हो या किसी और कंट्री में जाइए, तो वहां पे ग्रामीण अंचल में ऐसा ही होता है कि घर बीच में होते हैं और चारों तरफ उनके खेत होते हैं। तो जो रेड से वर्ड्स आपको मिलेंगे वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वोकैबुलरी के लिए, जो कि मैंने कई डिक्शनरी से पढ़ के उनको यहाँ पे ऐड किया है। फिर आप ग्रीन में देखेंगे ग्रामर है। आप देखिए कि पेड एम डैशेस एंड आइसोलेशन, ये मैंने ग्रीन से इसको लिखा है। ग्रीन हम यूज करेंगे ग्रामर के लिए। अब एम डैशेस और एन डैशेस समझने से पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले इस पहला ये द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये घर के बारे में है जो कि एक हिल और माउंटेन में डिफरेंस होता है। माउंटेन बहुत ऊंचे जिनकी पीक्स होती है, हिल काफी छोटे होते हैं माउंटेन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये दो लाइंस आई हैं, ये हाइफन से बड़े होते हैं, तो हम इनको एम और एन डैशेस कहते हैं। यहाँ पे ये एम डैश है। ये अगर आप द हाउस को सीधे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे प्रेडिकेट में, हाउस सब्जेक्ट हो गया, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ये प्रेडिकेट है, तो ये इससे अग्री करेगा अपने कॉनकॉर्ड में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। तो एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बीच में जो पोर्शंस एडेड होते हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए भी एम डैशेस का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली यूज होते हैं क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक इन द सेंटेंस, तो इसलिए ये एम डैश है। इसी स्टेटमेंट को आप कॉमा से भी लिख सकते हैं, जनरली लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा में आप उसको ऐसे लिखेंगे द हाउस कॉमा द ओनली वन इन द एंटायर वैली कॉमा सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये एक स्टैंडर्ड कॉमा को यूज करके हमने स्टेटमेंट को लिखा है। यहाँ पे भी the house will agree with the, or you can say the verb will agree with the subject जो कि घर है। अब एम और एन डैशेस कहाँ से आएंगे, इसके लिए मैं कोट करना चाहूँगा। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की राइटर्स गाइड टू स्टाइल एंड यूसेज है। ये मैंने वर्ल्ड बुक फेयर से न्यू दिल्ली से काफ़ी साल पहले खरीदी थी। इसमें एम और एन डैशेस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। शॉर्ट में जो एन डैश है उसका जो साइज होता है, जितना आप लेटर एन लिखने में स्पेस लेगा वो एन डैश होता है। और आप देखिए एम डैश, एम उससे काफ़ी चौड़ा है, लिखने में ज़्यादा स्पेस लेगा, तो ये लाइन थोड़ी लंबी होगी एम डैश में और एन डैश में थोड़ी सी छोटी होगी, और जो सिंगल लाइन होगी उसको हम हाइफन बोलेंगे। एन डैशेस जो होते हैं वो रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल 1990 टू 1995 यहाँ पे ये एन डैश होगा। और इस स्टेटमेंट में क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है स्टेटमेंट को, इस पोर्शन को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ब्रेक कर रहा है, तो इसमें हम इसको हम एम डैश बोलेंगे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नई चीजें आप सीख सकें, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, आपके और फ्रेंड्स को भी पता चल सके। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब देख सकते हैं ये एक क्रेस्ट है, यहाँ पे उसका कहीं पे घर है, और यहाँ से आप पूरी वैली को देख सकते हैं, और वहाँ पे उस वैली में एक रिवर भी फ्लो कर रही थी। इसमें इरिगेशन बेसिकली रेन फेड यूज किया है। कॉर्न डॉटेड विद, कॉर्न का मतलब कॉर्नफ्लावर्स एंड डॉटेड मतलब ब्लॉसमिंग कॉर्नफ्लावर्स। तो कॉर्न के जो फ्लावर्स होते हैं उसके बारे में लिखा है कि जितने ज्यादा फ्लावर्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा हार्वेस्ट होगा। फिर ये वही लाइन है जो कि सेपरेट करती है टेक्स्ट को और एक्स्ट्रा चीजों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेज फ्लावर्स के बारे में। मेज फ्लावर्स, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो टैसल्स बोलते हैं उनको। जब आप भुट्टा खरीदते हैं तब आपको वो जो उसके स्टाइल्स होते हैं, जब आप उसको छीलते हैं तो वो लंबे जो धागे होते हैं वो बेसिकली स्टाइल होते हैं। स्टाइल एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मेज जो होता है वो एक एनेमोफिलस फ्लावर होता है। एनेमोफिली का मतलब होता है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। सो यहाँ पे देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड एज सीन इन मेज। फिर ये मेज, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपके और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। जो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं। मेज फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। तो ब्रिटिश वर्ड है मेज, अमेरिकन वर्ड है कॉर्न। The only thing the earth needed was a downpour
और एटलीस्ट अ शावर। सो डाउनपोर और शावर दो अलग अलग फॉर्म्स हैं रेन के। डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेन और शावर अ फॉल ऑफ रेन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, हल्की सी बारिश। जो लेंचो के मेज के जो फील्ड्स थे उनको जरूरत थी एक बारिश की, तो ये बारिश का वेट कर रहा है Lencho. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately का मतलब closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब यहाँ पे throughout the morning, Lencho, फिर ये M dash है, who knew his fields intimately का मतलब closely, उसको अपनी fields के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उसको पता था कि बारिश की कितनी ज़रूरत है। Had done, अब ये जो है ये दोनों M dash हैं, ये M dash है। Had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately मतलब closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो वो सिर्फ आसमान को ही देख रहा था या स्काई की तरफ देख रहा था, ताकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश कब होगी। और वो किस डायरेक्शन में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट। ये इसकी ज्योग्राफी है। ये पूरा कंट्री है मेक्सिको का। मेक्सिको के ईस्ट साइड में ये है द गल्फ ऑफ मेक्सिको और इस तरफ ये अटलांटिक ओशन वाली साइड है, इस तरफ ये पैसिफिक ओशन वाली साइड आ जाती है। तो यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में रीजन है। तो ये यहीं इस तरफ देख रहा था, यहाँ से जब बादल आएंगे तो बारिश होगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट में हम ये देखते हैं ये हाइफन है और यहाँ पे लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली, यहाँ पे M dash है। ये वोकैबुलरी का वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड। नेफेलोलेटर का मतलब होता है somebody who admires passing clouds। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जिसको अभी हम यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको कह रहे हैं, उन्होंने उसको रीनेम कर दिया है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, तो वो एक एक्सोनिम है। अगर आप ये सारे इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को मैं उनके मेल पे, मैं जितने भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उनको मैं पूरे नोट्स भेज दूंगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब ये बोल रहा है लेंचो और ये किससे बोल रहा है? वुमन का मतलब यहाँ पे इसकी ये अपनी वाइफ को बोल रहा है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब एक ग्रामर है इसकी, सम वाटर। वाटर बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे सम लगा देता है ताकि इस बार की बारिश के लिए कि कुछ पानी तो आएगा ही। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन है, वी आर को वेयर कर दिया है, तो जो स्किप हुआ है वर्ड अपोस्ट्रोफी से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The woman called the sons, "Come for dinner." The woman who was preparing supper, supper का मतलब होता है लाइट इवनिंग मील बेसिकली, और डिनर का मतलब होता है मेन मील इन द इवनिंग। बना रही होगी टोटिया, जिसको हम यहाँ पे अपने कंट्री में रोटी कहते हैं, वहाँ पे उस मेक्सिको में उसको टोटिया कहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ये रेड से है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वोकैबुलरी वर्ड है। इसको लिखते टोटेला है लेकिन बोलते टोटिया है, इसलिए डबल ई यहाँ पे और ये कैपिटल में है ताकि आप इसको समझ सकें कि प्रोनाउंसिएशन इसका है। इसमें खमीर नहीं होता। फ्लैट ब्रेड फ्रॉम, वो जब सपर बना रही थी, डिनर बना रही थी, तो वो टोटिया भी बना रही होगी। लेंचो की वाइफ कहती है कम फॉर डिनर। वो कम फॉर डिनर वो उसने सिर्फ कहा नहीं होगा, उसने शाउट किया होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। अब आप इसका अगर आप परिवेश देखें तो क्योंकि ये गांव का सीन है, यहाँ पे कोई ऐसा सच कोई प्लेग्राउंड नहीं होगा, तो वी हैव अ वर्ड कॉल्ड सैंडलॉट। सैंडलॉट का मतलब होता है अ वेकेंट लॉट, ऐसी खाली जगह, स्पेशली यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स। तो बच्चे जहाँ पे गली में, नुक्कड़ में, मोहल्लों में ऐसे खेलने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंडलॉट। और आप देख सकते हैं इसका फैमिली का फिक्स बड़ा फैमिली था। कुछ जो बड़े लड़के थे, ग्रोन अप थे, वो काम कर रहे थे, और जिसके कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ छोटे लड़के थे, वो खेल रहे थे घर के पास। It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of water began to fall. Predict का मतलब होता है पहले से किसी चीज को बोलना। तो जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था और बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट की एटमोलॉजी देखेंगे। एटमोलॉजी वो तरीका होता है कि आप जान सकें कि किस वर्ड का, स्पेशली साइंटिफिक वर्ड का और बाकी दूसरे वर्ड्स का भी, कि उसका रूट वर्ड क्या है। अगर आपको एक रूट वर्ड पता है तो आपको वर्ड्स पता हो सकते हैं। जैसे ये वर्ड है प्रेडिक्ट, इसके दो एटिमा हैं, प्री
प्लस आप इसको डिचेरे बोलेंगे। डिचेरे लैटिन में, ये डिचेरे लैटिन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू से। इंग्लिश की काफी वोकैबुलरी लैटिन से आई है। तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और डिचेरे जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टू से। कुछ वर्ड्स जो कि कॉमन वर्ड्स मैंने लिए, वैसे तो इसमें काफी लंबी लिस्ट है 12-15 वर्ड्स की, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स ही लिए हैं डिक्टेशन में। तो ये DIC, द एक्ट ऑफ अटरिंग वर्ड्स टू बी ट्रांसक्राइब। जैसे आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपको क्लास में आपकी टीचर ने डिक्टेशन दिया होगा और आपने जो टीचर ने वर्ड्स बोले होंगे वो आपने लिखे होंगे। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, टू गो अगेंस्ट और से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट समवन एल्स इज डूइंग और सेइंग, तो वो वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्ट। वर्डिक्ट, डिसीजन टू बी मेड बाय अ ज्यूरी और जज एट द एंड ऑफ अ कोर्ट ट्रायल, और जो भी फैसला है वो सुनाया जाता है, तो वो जो सुनाया जाता फैसला है वो वर्डिक्ट होता है। वैलिडिक्शन, अ स्पीच दैट विशेस अ ग्रुप ऑफ पीपल फेयरवेल, इट इज मोस्टली गिवन एट ग्रेजुएशन। जब आप पास होते हैं अपना कॉलेज तो वैलिडेटरी फंक्शन होता है, तो उसमें वैलिडिक्शन होता है, वो स्पीच आउटगोइंग क्लास को दी जाती है। जो वर्ड है प्रिडिक्ट, ये उसकी एटमोलॉजी है और उस पे बेस्ड कई वर्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में द गल्फ ऑफ मेक्सिको या द गल्फ ऑफ अमेरिका है, वहाँ से बादल के माउंटेन्स दिख रहे थे आते हुए, ताकि वो बारिश कर सके। क्योंकि ये मेज की खेती के बारे में है, तो ये वर्ड लोन है। ये वो लोन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये बैंक वाला लोन नहीं है, एक स्कॉटिश वर्ड है जिसका मीनिंग है एन ओपन स्पेस फॉर पैसेज लेफ्ट बिटवीन द फील्ड्स ऑफ कॉर्न। आप देख सकते हैं ये कॉर्न की खेती हो रही है और इसके बीच में से ये पैसेज है। तो लेंचो भी अपने फील्ड्स में ये ऐसे ही स्पेस बनाया होगा और वहां पे जाता होगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, आप देख सकते हैं द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट को मैंने रेड में लिखा है। रेड जो वोकैबुलरी पैटर्न मैंने फॉलो किया। ब्लू का मतलब है वो वर्ड्स जो कि बुक में दिए उनका मीनिंग। रेड का मतलब एक्स्ट्रा वोकैबुलरी वर्ड्स। तो जहाँ पे भी आप इस चैप्टर में देखेंगे कि ये रेड से कुछ चीज़ है, इसका मतलब के आसपास या इस लाइन के नीचे वो वर्ड दिया होगा। सो द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। अब जब बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, स्पेशली समर सीजन में, या जब प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ रेन होती है, उसके बाद जब बारिश होती है, तो जब बारिश की जो बूंदें गिरती हैं उसकी वजह से एक सौंधी सौंधी खुशबू निकलती है मिट्टी की, उसके लिए वर्ड है, उसको हम बोलते हैं पेट्रिकोर। तो जो एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट की जगह आप लिख सकते हैं पेट्रिकोर। अगर आप ऐसे वर्ड्स अपने आंसर्स में लिखेंगे तो ये आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। जो भी आपको पेपर करेक्ट करेंगे उनको लगेगा कि आपका लैंग्वेज का स्टैंडर्ड, स्पेशली वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, अब आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये वर्ड है पेट्रिकोर। द मैन वेंट आउट, द मैन वेंट आउट का मतलब है यहाँ पे लेंचो। यहाँ पे ये वर्ड है लेंचो। लेंचो क्यों गया था? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, वेट कर रहा था कि बारिश होगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ऐसे शख्स जिसको रेन अच्छी लगती है उनके लिए वर्ड है प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल प्लूवियम और फिलोस से आता है। इसकी एटमोलॉजी हम अभी नहीं देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए कि ये ऐसा शख्स होता है, या ऐसा पर्सन होता है जिसको रेन अच्छी लगती है। सो जो वेट कर रहा था, लेंचो वेट कर रहा था रेन का, और जब बूंदें गिरने लगती हैं उसको पता चल जाता है उस सौंधी मिट्टी की पेट्रिकोर से, खुशबू से, और वो सीधे बाहर जाता है। इसकी वोकैबुलरी है पेट्रिकोर। अ डिस्टिंक्ट earthy usually present odor that is associated with rainfall, especially when following a warm dry summer। ये वर्ड है पेट्रिकोर। आप देख सकते हैं इसका मीनिंग। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी इवॉल्व होती जा रही है, नए नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं वोकैबुलरी में, और जब लोग उनको यूज़ करते हैं काफ़ी तो वो डिक्शनरीज़ में भी आ जाते हैं। ये 11th एडिशन है मेरियम वेबस्टर की कॉलेजिएट डिक्शनरी। ये मैंने कई साल पहले आगरा से ख़रीदी थी। इसमें ये वर्ड नहीं है, लेकिन मेरियम वेबस्टर ने ये वर्ड ऐड कर लिया है अपनी डिक्शनरी में। इस डिक्शनरी में ये 12th एडिशन है, पेज नंबर 1188 पे अगर आप इसको देखेंगे तो आप पेट्रिकोर का मीनिंग पाएंगे। When Lencho returned, he exclaimed, "These aren't raindrops." These aren't मतलब are not. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big ones are 10-cent pieces and the little ones are 5. तो वो कहता है लेंचो कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, जो बड़ी बूंदें हैं, ये 10 सेंट्स हैं। सेंट एक सिक्के का फॉर्म होता है, करेंसी का छोटा फॉर्म होता है।
और जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स हैं। ऐसा 5 क्यों नहीं लिखा या इसको ऐसा 10 क्यों नहीं लिखा? ये है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया। ये 18th एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है। और दुनिया भर में जो राइटर्स होते हैं, ये जो स्टाइल यूसेज है, ग्रामेरियंस हैं, वो इसको रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिलता है इसको पढ़ने का, वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप इसकी साइट पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन आप आंसर्स देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे लिखने या प्रिंटिंग से संबंधित। तो इसके हिसाब से स्पेल आउट होल नंबर्स फ्रॉम 0 थ्रू 100, इसका मतलब है 0 से लेके 100 तक आप उनको स्पेल आउट करेंगे। आप 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप 10 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसको FIVE5 लिखेंगे और 10 को TEN लिखेंगे। ऐसे अगर आप देखेंगे चैप्टर में आगे आया है 70 पेसोस के लिए, उसमें 7070 नहीं लिखा, उसमें उसको स्पेल आउट किया गया है। और ऐसे ही 100 पेसोस। तो ये एक स्टाइल होता है लिखने का कि आप वैसे तो लिखने को ये भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टाइल के हिसाब से ये प्रेफर्ड तरीका है। तो ये इसका सेक्शन 9.2 पेज नंबर 590 पे ये रूल दिया है कि अगर आपको कभी कोई डिजिट लिखनी है तो आपको, अगर वो 100 से कम है तो आप उसको स्पेल आउट करेंगे। डिजिट्स फॉर 101 और 101 से बड़ी जो भी डिजिट्स होंगे आप उनको डिजिट में लिखेंगे, मतलब आप उनको नंबर में लिखेंगे। जैसे 101 ऐसे लिखा है, 110 मैं ऐसे लिखूंगा। उसी में ये रूल कहता है डिजिट्स फॉर परसेंटेज, यहाँ पे आप 10, क्योंकि ये 100 से छोटा है, लेकिन परसेंटेज में आप इसको 10 डिजिट में लिखेंगे। फॉर मेजरमेंट, जैसे ये इंचेस लिखा है तो यहाँ पे को 5 को आप FIV5 नहीं लिखेंगे, आप इसको IN शॉर्ट फॉर्म में इंच के लिए। एंड नंबर्स आर हेविली क्लस्टर्ड इन टेक्निकल राइटिंग, तो टेक्निकल राइटिंग में आप इसको डिजिट्स में लिखेंगे। अगर आप, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब क्योंकि ये एक किसान था, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब इसको खुशी हो रही थी अंदर से कि अब बारिश शुरू हो गई है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब जो मक्का बिल्कुल पक गया है, विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और जब बारिश हो रही थी तो उसको खुशी मिल रही थी अंदर अंदर। ये एक काइंड ऑफ कंटेंटमेंट है, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है। सो कंटेंट एक इसके लिए वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। ड्रेपरी हम बेसिकली हैवी फैब्रिक, पर्दे वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिलेटेड वर्ड्स हैं ड्रेपरी एंड कर्टन। तो लेंच को खुशी हो रही थी कि अब बारिश होने वाली है। और यहाँ पे बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो and along with the heavy rain large hailstone began to fall। अब जैसे ही बारिश हो रही थी तो वो बारिश धीरे धीरे अब हेल में बदल गया और एक स्ट्रॉन्ग विंड बहता है। अब जब स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगता है तो जो बारिश है वो अब वो पानी की बूंद अब हेल स्टोन्स का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे हम वोकैबुलरी देखते हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ड सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वॉल कहते हैं, अ सडन वायलेंट विंड ऑफन विद रेन और स्नो। तो अचानक से जब पानी वो धीरे धीरे बर्फ बन जाएगा या पानी धीरे धीरे हेल स्टोन बन जाएगी तो उसको हम स्क्वॉल कहते हैं। सेकेंड वर्ड है हेल स्टोन। हेल स्टोन मीन्स अ पैलेट ऑफ हेल। पैलेट का मतलब होता है गोली, जैसे छर्रे या गोली, उसका मतलब होता है पैलेट, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स। तो हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स क्या नुकसान करते हैं जहाँ पे वो गिरेंगे, क्योंकि मेज का प्लांट एक वीक प्लांट होता है तो उसके चोट से, इम्पैक्ट से जो वो मेज की क्रॉप खराब हो सकती है। These truly did resemble मतलब लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। यहाँ पे हेल के लिए frozen pearl आया है। यहाँ पे ये एक मेटाफर है। मेटाफर में हम बिना वर्ड as के दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन करते हैं। So truly did resemble the new silver coins। Silver coins यहाँ पे हम जो हेल है उसके स्टोन्स के लिए बोल रहे हो। और जब उसके लड़के देखते हैं कि बारिश हो रही है और ओले गिरने लगे तो खुशी के मारे बच्चे भी बाहर भाग जाते हैं हेल स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन मतलब
यहाँ पे लेंचो है, होप इट पासेस क्विकली। अब क्योंकि लेंचो को लग रहा था कि अगर हेल स्टोन जैसे ही गिरते रहे तो उसकी क्रॉप खराब हो जाएगी। अब जो कंडीशन है वो बैड से वर्स की तरफ जा रही थी। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, होप इट पासेस क्विकली। अब यहाँ पे इसका कुछ ग्रामर का पोर्शन मैंने ऐड किया है। इट इज, आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं और क्या गलती आप अवॉइड करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. This can be rewritten as it is really getting bad now, exclaimed the man। यहाँ पे exclamation mark है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए बुक में exclamation mark नहीं है। At the same time, if you use an exclamation point, it completely replaces the comma। तो या तो आप exclamation mark लगाएंगे या आप comma लगाएंगे। बुक में comma लगाया है, आप दोनों चीजें संग में नहीं लगाएंगे। It is incorrect to write this way, it is really getting bad now। स्टेटमेंट में आप देखिए ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया और आपने कॉमा भी लगा दिया। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स सीखे कि एक गलत तरीका जो आप अवॉइड करेंगे, एक सही तरीका जो कि एक्सक्लेमेशन साइन के साथ है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली। कहाँ ओले गिरे, कितनी देर ओले गिरे? 1 घंटा पूरा उसके घर पे, लेंचो के घर पे, जो कि एक फील्ड के बीच में था, गार्डन या उसके आसपास का जो गार्डन था, हिल साइड जहाँ के क्रेस्ट पे इसका लेंचो का घर था, कॉर्नफील्ड इसके सारे खेत, और पूरी वैली जो कि इसके घर से दिखती थी। इसका मतलब पूरी जगह व्हाइट हो गई थी। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड एज आया है तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ये जो लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे ये है सिमिली, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ये सिमिली है क्योंकि यहाँ पे हमने एज लगाया। मेटाफर और सिमिली में यही डिफरेंस है, मेटाफर में एज नहीं लगाते और सिमिली में एज लगा के हम 2 डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन करते हैं। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Not a leaf remained on the trees. अब देखिए कि ये एक पेड़ है इस फिगर में और ये एक स्केलेटन है। बहुत कोल्ड कंट्रीज में अक्सर ऐसा होता है, विंटर्स को ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ट्रीज अपनी सारी लीव्स शेड कर देते हैं। उस ट्री को हम, उन सारे ट्रीज को हम स्केलेटन कहते हैं। यहाँ पे भी हम उसी तरीके का वो देखते हैं कि हेल की वजह से सारे जो ट्रीज थे उनकी लीव्स जो थी सब झड़ गई थी। ऐसे ट्रीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्केलेटन। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। अब जब हेल स्टॉर्म बंद हो गए गिरना, या जो स्टॉर्म था, हेल का जो स्टॉर्म था वो खत्म हो गया, he stood, he मतलब लेंचो, stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। और वो कहता है कि इस स्टॉर्म ने सब कुछ, सारे फील्ड, सब पूरा कॉर्न की फसल खराब कर दी है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। आप देख सकते हैं इस फिगर में ये लोकस्ट है जिसको हम हिंदी में टिड्डी बोलते हैं, और ये लोकस्ट एक ग्रेगेरियस इंसेक्ट है जो कि स्वॉर्म में रहता है। इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, उन केमिकल्स को फेरोमोन्स बोलते हैं, और उन केमिकल चेंजेस की वजह से ये सारे इंसेक्ट्स एक संग आ जाते हैं और जहां भी ये बैठते हैं, जिस क्रॉप पे बैठते हैं, उन सबको खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। ग्रेगेरियस वो एनिमल्स जो कि स्वॉर्म में या झुंड में चलते हैं, जैसे बीज हैं, बहुत से जानवर ग्रुप में रहते हैं। इंग्लिश में हम उनको कलेक्टिव नाउन में पढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये वर्ड प्लेग इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये एक डैमेज की बात हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर अनप्लेजेंट और लाइकली टू कॉज डैमेज, क्योंकि ये सारी फसल खा जाते हैं, चट कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको फ्यूएंटस ने इसको प्लेग की तरह इसको एक्सप्रेशन में लिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। अब लेंचो अपने बेटों से कह रहा है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, क्योंकि उसकी पूरी कॉर्न की फसल खराब हो गई थी और क्योंकि फार्मर जो है वो अपनी फसल पे रिलाई करते हैं अपनी इनकम के लिए, क्योंकि सारा कॉर्न खराब हो गया था हेल में, तो वो कहता है वी विल हैव नो कॉर्न दिस ईयर, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और जो हमारा काम है वो सब वेन हो गया है, एंड वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और इस बार हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं होगा और हमें भूखे रहना पड़ेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। और लेंचो और उसके फैमिली के लिए, और सिर्फ लेंचो और उसके फैमिली के लिए नहीं, उस पूरी वैली में जहाँ जहाँ पे लोगों ने कॉर्न की खेती करे थे उन सब के लिए वो सॉरोफुल वन। यहाँ पे हम वर्ड देखते हैं साइलो। ये आप देखिए फिगर में, ये है साइलो।
Silos are used in agriculture to store grain. अब उसके जो साइलो थे वो खाली रहने वाले थे, लेंचो के साइलो खाली रहने वाले थे क्योंकि उसकी सारी कॉर्न की जो क्रॉप थी वो खराब हो गई. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. और जितने भी उस घर में, अकेले घर में लोग रहते थे, उनकी एक आशा थी. वो क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. तो ये वर्ड है सॉलिटेरी की एटोमोलॉजी भी हम देखेंगे. पहले हमने एक एटोमोलॉजी देखी थी डिचरे की, जो कि इंग्लिश में जिसका वर्ड था है टू से, और हमने वर्ड देखे थे डिक्टेशन, डिक्शनरी एटसेट्रा. यहाँ पे हम एटोमोलॉजी देखते हैं वर्ड सोलस, जो कि जिसका लैटिन में मतलब होता है अलोन, और इंग्लिश वर्ड्स जो कि बेस्ड है ऐसे सोलो. स्पेशली अगर आप कोई सिंगर है, आप कोई राइडर है, आप सोलो ड्राइविंग करते हैं या सोलो गाना गाते हैं. सोल अकेला किसी चीज का, जनरली सोल ओनर की तरीके से हम इसको यूज करते हैं. सॉलिटेरी ये यहाँ पे लिखा हुआ ही है, अकेला. सॉलिट्यूड आप अकेलापन, एंड डेसोलेट. तो ये कुछ वर्ड्स हैं ये सॉलिटेरी के रूट वर्ड सोलस, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव किए गए हैं. तो ये जो फैमिली था लेंचो का, उनको फेथ था गॉड में. अब होप और फेथ में फर्क होता है. होप आपकी टूट सकती है, फेथ जो होता है फर्म होता है, एस्टैब्लिश्ड होता है और अनवेवरिंग होता है. तो यहाँ पे उनकी एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything. Even what is deep in one conscience नहीं है, ये conscience बोलेंगे इसको. तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, अब सही फॉर्म में पढ़ूंगा. All through the night, Lencho thought only of his one. वो hope क्या थी? The help from God, God's providence he believed in. Whose eyes? किसकी eyes? Lencho की eyes नहीं, God की eyes. तो यहाँ पे whose eyes? God's eyes. As he had been instructed. उसको जब, क्योंकि ये क्रिश्चियन परिवेश की कहानी है, मेक्सिको एक क्रिश्चियन कंट्री, बेसिकली कैथलिक कंट्री है, तो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जिसको हम बोलते हैं संडे स्कूल. तो उसको उसके मम्मी पापा ने, उसके संडे स्कूल टीचर ने बताया होगा कि गॉड की आईज जो है वो सब कुछ देखती हैं, और वो चीजें भी देखती हैं जो कि इंसान के अंदर होता है. सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस. के ये साइंस से रिलेटेड है. हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं साइंस, और ये साइंस में ये साई ही रहता है. साइंस यहाँ पे लेक्सिकल शिफ्ट हुआ है, और ये जो साई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शिफ्ट हो गया है मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से. जो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, CON पे सिलेबल शिफ्ट हो गया है, और जिसकी वजह से ये प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है. He did not sleep the whole night. वो tossed and turned, वो करवट बदलता रहा, वो सोया नहीं. रात भर एक ही persistent ख्याल था उसके दिमाग में, द हेल्प ऑफ गॉड. स्ट्रॉन्ग आदमी था, जैसे ऑक्स होता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं मेटाफर. मेटाफर दो अनरिलेटेड चीजों में कंपैरिजन होता है. यहाँ पे ऑक्स और बैन का कंपैरिजन है. तो यहाँ पे ये मेटाफर है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. अब आप देखिए, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड रेड से टाइप्ड है. इसका मतलब इसका कोई वर्ड है, वो वर्ड है ड्राफ्ट. आप इसको DRAUGHT लिखते हैं, ड्राउट नहीं बोलेंगे इसको. इसका प्रोनाउंसिएशन ड्राफ्ट है. एनिमल इज वन विच पुल्स हेवी लोड, फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फार्म. तो जो फार्म एनिमल्स होते हैं बेसिकली, जो कि एक तरीके से बीस्ट ऑफ बर्डन भी हम जिनको बोलते हैं, जो कि हेवी लोड्स कैरी करते हैं, तो ड्राफ्ट एनिमल्स हम उनको बोलते हैं. तो लेंचो जो था एक मस्कुलर आदमी था. आप देख सकते हैं ऐसा शख्स था जिसके कि बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपने फील्ड्स में काम करता था. द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो next Sunday, आने वाले संडे में at daybreak मतलब जब भोर होती है या dawn के टाइम पे. दूसरा वर्ड हम इस पे dawn भी लिख सकते हैं. He began to write a letter. इसका मतलब वो रात भर जगा रहा, और जैसे ही भोर हुई वो लेटर लिखने लगा, which he himself would carry, जो वो खुद लेके जाएगा टाउन में, क्योंकि ये गांव में रहता था, and place in the mail. मेल जो है वो अमेरिकन टर्म है, और इसके लिए ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है पोस्ट. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक वर्ड है डॉन कोरस, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स एट डॉन. तो जब डॉन होता है तब चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, हमें पता चलता है कि अब कुछ देर बाद दिन निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं डॉन कोरस. कोरस आपको पता ही है, सिंगिंग से रिलेटेड है. दूसरा वर्ड है इंडाइट. इंडाइट टू मतलब होता है पुट डाउन इन राइटिंग, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर. क्योंकि मॉर्निंग और डे ब्रेक और डॉन के डिफरेंस ड्यूरेशन में अंतर है, तो इसलिए क्योंकि ये
छोटा ड्यूरेशन का है तो हम एट डॉन लिखेंगे, एट डे ब्रेक लिखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स लंबे हो जाते हैं, कुछ घंटों के होते हैं, तो हम इसलिए इन द मॉर्निंग लिखेंगे। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे इन आएगा। सो एट डे ब्रेक, एट डॉन, बट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का ड्यूरेशन जो है वो लंबा है डे ब्रेक से या डॉन से। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसमें बहुत सिंपल लेटर उसने लिखा है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो यहाँ पे वो लिख रहा है कि मैं और मेरा फैमिली जो है वो भूखे रह जाएंगे अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं। सो व्हाई इज लेंचर राइटिंग अ लेटर? ही इज राइटिंग अ लेटर टू गेट सम हेल्प फ्रॉम गॉड, बेसिकली मॉनेटरी हेल्प, जिसको हम बोलते हैं सोलेशियम। सोलेशियम कम्स फ्रॉम लैटिन। सोलेशियम का मतलब होता है कंपनसेशन गिवन एज सॉलेस फॉर सफरिंग, लॉस और इंजर्ड फीलिंग। हिंदी में हम इसको मुआवजा कहते हैं। तो वो मुआवजे के लिए लेटर लिखता है गॉड को। अब वो आगे लिख रहा है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। सो का मतलब होता है बोना। 100, पहले आपने देखा था कि 100 जो है वो आप डिजिट्स में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि 100 के लिए हम हमेशा 100 लगाएंगे। हम सिर्फ 100 नहीं लगाएंगे, हम 1000 भी बोलेंगे, a million भी बोलेंगे, a billion भी बोलेंगे। यहाँ पे 100 जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है और ये कैनॉट स्टैंड अलोन इन द सिंगुलर फॉर्म विदाउट अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और आर्टिकल आप इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक है उसमें ज्यादा ग्रामर नहीं है, तो लिटरेचर को समझने के लिए आपको लैंग्वेज ग्रामर की जरूरत होती है, तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने ऐड की हैं। सो आई नीड 100 pesos। पेसो जो है करेंसी है मेक्सिको की। सो आप लिखेंगे 100, 1000, a million, a billion, a zillion, a trillion। पहली चीज आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 100 को आप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे एंड इट विल नॉट स्टैंड अलोन, यू विल पुट अ डिटर्मिनर बिफोर इट, जैसे ए। यहाँ पे ड्यूरेशन है, जो फार्मिंग होती है मेज की, वो 2 क्रॉप्स तक निकालते हैं एक साल में। तो लेंचो को पता था कि वो दोबारा अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकता है, वो सीड सो करेगा और फिर वो क्रॉप आ जाएगी। सेकेंड चीज आप यहाँ पे देखते हैं जो कि किसी भी वीडियो में नहीं आपने देखा है, हम 3 डॉट्स को यहाँ पे एलिप्सिस बोलते हैं। अब अगर आप इसका मीनिंग देखें, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसको पता है कि गॉड को पता है कि हेल स्टॉर्म से उसकी पूरी फसल खराब हो गई, तो ये एविडेंट है, अंडरस्टूड है कि जो डैमेज हुआ है वो उसको लिखना नहीं चाहता। तो ग्रिगोरियो फ्यूएंटेस इसको एलिप्सिस में एंड करते हैं सेंटेंस को। तो एलिप्सिस एक पंक्चुएशन मार्क है, द ओमिशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट आर ऑब्वियसली अंडरस्टूड बट दैट मस्ट बी सप्लाइड टू मार्क अ कंस्ट्रक्शन ग्रामेटिकली कंप्लीट। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पे टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और क्योंकि उसका सब कुछ उजड़ गया था, उसकी सारी फसल खराब हो गई थी, लिटरली ही वाज लेफ्ट विद नो मनी, एंड वो उसी फीलिंग से टाउन जाता है ताकि वो लेटर को पोस्ट कर सके। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो वो उसी फीलिंग से पोस्ट ऑफिस जाता है, टाउन में एक स्टैम्प खरीदता है और उसको स्टैम्प को अफिक्स करता है और वो मेल बॉक्स में को डाल देता है। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देखेंगे, जो लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, पोस्ट और मेल, जो कि 2 अलग अलग वर्ड्स हैं एक ही चीज के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस से आए हैं। मेल जो है अमेरिकन है, पोस्ट जो है वो ब्रिटिश है। यहाँ पे ये इंटरचेंज हुआ है एट द पोस्ट ऑफिस एंड द मेल बॉक्स। तो मेल एंड पोस्ट को फ्यूएंटेस ने इंटरचेंजेबली यूज किया है। आपको पता है कि जब आप एनवेलोप पे या लिफाफे पे लिखते हैं तो आप टू लगाते हैं, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी निक्सी। निक्सी वर्ड हमने स्टार्टिंग में देखा था। निक्सी एक अमेरिकन स्लैंग है। निक्सी आपको dictionary.com की वेबसाइट पे मिलेगा अगर आप वर्ड सर्च करेंगे। dictionary.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि वोकैबुलरी बिल्डिंग में फ्री वर्ड्स देती है अगर आप उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं। ये एक अमेरिकन स्लैंग है। अब क्योंकि वो गॉड का कोई एड्रेस नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली निक्सी हो ही गया है। इसी वजह से पोस्टमैन की अटेंशन कैच करता, पोस्टमैन उसको पोस्ट मास्टर को बताता है, फिर वो एक प्रोविडेंस या पैसे का अरेंजमेंट उसके लिए हो पाता है, जिसको इंग्लैंड में या इंडिया में हम पोस्टमैन बोलेंगे। हम इंडिया में पोस्टमैन बोलते हैं, अमेरिका में उसको मेलमैन बोलते हैं। वो बात अलग है क्योंकि अब लेटर्स बहुत कम आते हैं तो काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा। पोस्टमैन शायद देखा भी नहीं होगा बहुतों में से। पोस्टमैन इज इक्वल टू मेलमैन, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस
एंड मेल बॉक्स है, जो कि ब्रिटिश एंड अमेरिकन वर्ड्स को इंटरचेंज करके यूज किया है क्विंटस ने। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। लाफिंग हार्टली मतलब उसकी हंसी छूट गई जब उसने देखा कि गॉड को लेटर लिखा है और उसने अपने बॉस को दिखाया कि देखिए ये लेटर टू गॉड है। किसी को भी हंसी आ जाएगी ऐसा लेटर को देख के जिसपे इतना वियर्ड एड्रेस लिखा होगा, तो ये हंसने लगता है और अपने बॉस को दिखाता है। यहाँ पे ग्रामर हम देखेंगे, वन ऑफ नाउन एंड एस। अक्सर लोग जब यूज करते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शंस को तो ये इस एस को भूल जाते हैं या लगाना भूल जाते हैं या प्रोनाउंस करना भूल जाते हैं। सो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, सो वन ऑफ ये कॉमन नाउन है एम्प्लॉई एंड एस एंडिंग इसकी ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस एस को स्किप नहीं करना है। वोकैबुलरी, ये वर्ड निक्सी हम पहले ही देख चुके हैं। निक्सी, अ लेटर दैट इज अनडिलीवरेबल बाय द पोस्ट ऑफिस बिकॉज ऑफ एन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एड्रेस। ये अमेरिकन पोस्टल स्लैंग है और ये आपको dictionary.com पे मिल जाएगा। Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. यहाँ अब ये तीसरा स्टेटमेंट है जहाँ पे हम M-isolation देखते हैं। पहले दो स्टार्टिंग में थे चैप्टर के, यहाँ पे थर्ड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। Never in his career as a postman had he known that address, किसके लिए लिखा है ये पोस्ट मैन के लिए लिखा है। अब यहाँ से पोस्ट मास्टर के लिए लिखा है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट, एक ये अच्छा खासा हेल्दी आदमी रहा होगा। एमिएबल मतलब ये फ्रेंडली, अच्छे नेचर का आप बोल सकते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ये भी हंसने लगा जब उसने देखा कि कितना अजीब एड्रेस है ये। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और वो सीरियस क्यों टर्न हुआ होगा? जब उसने देखा होगा कि उसके अंदर क्या लिखा है लेटर में, तब का जो पूरा परसेप्शन था उस लेटर का वो बदला होगा। सो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ये स्टेटमेंट है कि नेवर इन हिज करियर। करियर आप उसको कैरियर मत बोलिएगा, ये करियर होता है। करियर मतलब कि आप प्रोफेशन या वोकेशन से रिलेटेड वर्ड है ये। इसमें आर्टिकल यूसेज हम देखते हैं। पोस्ट मास्टर के लिए लिखा है द पोस्ट मास्टर अ फैट। अब यहाँ पे कोई ये जीरो आर्टिकल रहेगा। एमिएबल फेलो, क्योंकि एक ही आदमी के हम बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं M-isolation। यहाँ पे पहला ये रहा, ये हमेशा पेयर्ड होते हैं, मतलब ये दो के संग यूज होते हैं। और व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote this letter, starting up a correspondence with God. What faith? Okay, यहाँ पे हम देखते हैं ये एक WH sentence है। What I wish I had the faith of the man who wrote this letter. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है postmaster, starting up correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. और जो postmaster था, क्योंकि वो भी एक अच्छा आदमी था, he came up with this idea. Came up with the idea means to ideate, to form an idea. तो उनको एक आइडिया है, why not answer the letter? But when he, यहाँ पे ही मतलब postmaster opened it to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब यहाँ पे ये मेन इसका जो एसेंस है स्टेटमेंट का वो ये है कि जब उसने खोला, ओके हम इतना अजीब लेटर मिला है, why not answer it? और जब उन्होंने इसको खोल के देखा तब उनको एकदम रियलाइज हुआ it is not just a letter, it is something more than a letter. And उनको सिर्फ इंक और गुडविल और पेपर ही नहीं चाहिए, he needs something else. And what is that? वो है pesos. But he stuck to his resolution. Stuck to resolution मतलब आप अपने जो चीज आपने कंसीव की है माइंड में, आप उस पर टिके रहें, आप उस पर बने रहें. This is what it means. He stuck to his resolution. He asked for money from his employees. और क्योंकि 100 pesos जो है वो एक बड़ी रकम है, तो उसने अपने एम्प्लॉइज को भी बोला, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर था. He himself gave a part of his salary, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पोर्शन दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने अपने कई फ्रेंड्स को अप्रोच किया, अपने एम्प्लॉइज को अप्रोच किया, और उसने खुद भी कंट्रीब्यूट किया. क्यों? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. यहाँ पे हम देखते हैं एक वर्ड होता है टाइथ. टाइथ का मतलब होता है कि आप अपने रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट में या नीडी या चैरिटी में अपनी इनकम का 10th पार्ट दें. तो प्रोबेबली इसने पोस्ट मास्टर ने बोला होगा कि मैंने अपनी सैलरी का 10% दिया, अपने दोस्तों को बोला होगा और अपने एम्प्लॉई को बोला होगा. उन लोग सब लोगों ने पैसे इकट्ठा किया होगा, वो 70 pesos टोटल हुआ होगा. It was impossible for him to gather
together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. A little more than half मतलब 100 का half हुआ 50 pesos और 50 से कुछ ज्यादा तो वो 70 pesos. तो they were able to collect 70 pesos. अब यहाँ पे हम ग्रामर देखते हैं कि हम 100 के लिए a 100 लगा रहे हैं. अब यहाँ पे the 100 लिखा है. यहाँ पे जो पहले a 100 था ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन था. अब ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑलरेडी मेंशन्ड है पहले, तो वो 100 pesos पहले मेंशन होके अब ये दोबारा मेंशन हो रहा है स्पेसिफिकली. सो इट बिकम्स द, सो A becomes the, इसलिए यहाँ पे the 100 pesos आया है. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो 70 pesos जमा कर पाए और उन्होंने लेंचो को वो पैसा दिया. और उसने क्या किया, एक पैसे को वो लिफाफे में रखा और उसने जो सिग्नेचर था उसमें सिर्फ गॉड लिखा. यहाँ पे हम देखते हैं स्टाइल में सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग या क्लोजिंग में उसने सिर्फ गॉड लिखा. यहाँ पे एक वर्ड हम देखते हैं जॉन हैनकॉक, ये एन ऑटोग्राफ सिग्नेचर. अभी अमेरिका ने अपनी 250th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए 4 जुलाई को, तो जॉन हैनकॉक उसमें से एक मेजर भूमिका निभाई थी उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करने में, क्योंकि वो एक सिग्नेटरी थे. तो उनके नाम से एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हम कहते हैं जॉन हैनकॉक और जिसका मतलब होता है ऑटोग्राफ सिग्नेचर. तो यहाँ पे सिग्नेचर में जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने सिर्फ गॉड लिखा और कुछ भी नहीं लिखा. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले संडे उसने एक्सपेक्ट किया होगा लेंचो ने कि मैंने गॉड को लेटर लिखा, गॉड ने जवाब दिया होगा तो एक मेरे को आंसर भी आएगा उसका. तो वो अगले संडे जल्दी आ जाता है पूछने के लिए कि क्या उसके लिए लेटर है. देख सकते हैं कि ये काउंटर पे लेंचो है और वो लेटर के लिए पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस में. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ये जो postman है वो गॉड का जो रिप्लाई का जो लिफाफा है वो उसको देता है लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर है जो कि मेन किरदार है एक तरीके से, क्योंकि अब उसको खुशी हो रही है कि इस बात की कि मैंने किसी की हेल्प की. सो कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. उसको ये सेटिस्फैक्शन है पोस्ट मास्टर को कि मैंने किसी नीडी की मदद की है. ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. क्या डीड है, उसने 70 pesos लेंचो को कलेक्ट करके दिलवाए हैं. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो देख रहा है कि कैसे लेंचो आएगा, उसका क्या फेशियल एक्सप्रेशन होगा, लेंचो को कैसा लगेगा जब उसको 70 pesos मिलेंगे. लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ सीइंग द मनी. जस्ट लेंचो ने देखा, उसको पता था कि ऐसा होना ही है क्योंकि उसका फेथ गॉड पे था. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. किसका कॉन्फिडेंस, लेंचो का कॉन्फिडेंस. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. और उसको गुस्सा आया जब उसने पैसा काउंट किया. तो यहाँ पे वोकैबुलरी है. कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे फेथ है और विश्वास. और उसने जब पैसा गिना तो उसको गुस्सा आया कि वो पेसोस जो थे वो 70 pesos ही थे, 100 pesos नहीं थे. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो यहाँ पे लेंचो कह रहा है कि गॉड जो है वो गलती नहीं कर सकता और ना ही वो लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको वो मना कर सकता है. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और लेंचो ने जैसे ही काउंट किए, ओहो ये तो 70 pesos है, मैंने तो 100 pesos मांगे थे, बाकी के 30 pesos कहाँ गए. एकदम वो गया लेंचो, went up to the window, काउंटर पे गया and asked for paper and ink. So he asked for a sheet of paper and ink, मतलब उसने पेन मांगा होगा लिखने के लिए. On the public writing table he started to write. और उसको गुस्सा आ रहा होगा और he was not happy after counting 70 pesos. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. अब wrinkling of his brow, इसका pronunciation bro नहीं है, इसका pronunciation है eyebrow. काओ के संग राइम करेगा, ये bro क्रो के संग राइम नहीं करेगा. Frown is that word. Wrinkling of his brow, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो उसने भौं से कोड़ी हुई है क्योंकि he was unhappy counting 70 pesos. और कि क्या लिखे गॉड को, and he was unhappy writing the letter. When he finished, he went up to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. When he finished, he went to the window to buy a stamp, और उसने स्टैम्प खरीदा, which he licked, और उसने अपनी टंग से उसको लिक किया, and affixed, उसको चिपकाया, and और उसने उसको envelope पे लगाया with a blow of his fist. Blow of his fist शो करता है लेंचो का गुस्सा, कि वो कितने गुस्से में था कि उसकी जो
रिक्वेस्ट थी वो पूरी नहीं हुई थी. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. यहाँ पे हम फिर देखते हैं यूसेज में अमेरिकन एंड ब्रिटिश वोकैबुलरी का इंटरचेंज. जैसे ही लेटर गिरा मेल बॉक्स में, पोस्टमास्टर एकदम भागा भागा गया, ये सोच के कि उसको एक थैंक यू का लेटर मिला होगा कि लेंचो ने गॉड को लिखा होगा, थैंक यू गॉड, आपने मुझे 70 पेसोस दिए हैं. तो इस एंटिसिपेशन में जो पोस्टमास्टर था वो जल्दी से गया. लेकिन जैसे ही पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा होगा, उसको बड़ा अजीब सी फीलिंग आई होगी. लेटर में लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. अब ये स्टाइल गाइड के हिसाब से, इसका सेक्शन 9.2 and page number 590. शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एक लीडिंग रेफरेंस गाइड है स्टाइल यूसेज का. यहाँ पे लिखा है स्पेल आउट होल नंबर फ्रॉम 0 थ्रू 100. यहाँ पे इसलिए 70 पेसोस लिखा है. एग्जाम्पल 5 10 सेंट्स, 70 पेसोस, 100 पेसोस. और इससे बड़ी जो भी नंबर्स होंगे आप उनको डिजिट में लिखेंगे. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल या पोस्ट, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ crooks. लेंचो ये सिला मिला पोस्टमास्टर को, पोस्टमैन को और उनके फ्रेंड्स को कि लेंचो ने उनको एक बंच ऑफ क्रुक्स की तरह ट्रीट किया. लेकिन क्योंकि लेंचो को नहीं पता था कि वो पैसा कहाँ से आया, इसलिए उसका अपना पर्सपेक्टिव के हिसाब से 30 पेसोस किसी ने चुरा लिए, सिर्फ 70 पेसोस ही मिले. तो यहाँ पे हम देखते हैं बंच एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को जिन्होंने लेंचो का पैसे चुराया था उन सबको बंच ऑफ क्रुक्स कह रहे हैं. क्रुक मतलब खराब आदमी. और यहाँ पे एक वर्ड है पिल्फर. पिल्फर मतलब होता है टू स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी. आप थोड़ा थोड़ा कुछ चीज चोरी करते हैं, पूरा नहीं लूटा, पूरा नहीं चोरी की, आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्टील किया, तो पिल्फर इज स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज. ये मेरी वेबसाइट है deepakdavid.com. इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और आपको ये वीडियोस और इनका PDF मेरी वेबसाइट deepakdavid.com पे आपको मिल जाएगा. पे आपको इंग्लिश मूवीज से वर्ड्स और ग्रामर भी मिलेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी.